Assalamu alaikum. Welcome to the Professor's World, and we are starting our tech talks from today. So this is episode 1, and we have Dr. Nisar Ahmed Shah with us today. He will be talking about bioinformatics, importance of this field, and possible opportunities and research directions. Dr. Nisar Ahmed did his PhD from the University of Leeds, and he is currently a postdoctoral fellow of bioinformatics and genomics at the UCL Institute of Neurology, United Kingdom. He has a vast experience in teaching, mentoring, and research. He has contributed significantly to the cancer research and is currently working in neurodegenerative disorders, which include Parkinson's disease and Alzheimer's disease. He has also won the prestigious University of Oxford Fellowship Award in 2017. And so let's start this talk. We have introduced you to Dr. Shah. Dr. Shah will keep this conversation bilingual. तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया because that's very brief and you are doing a lot. तो थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बता Thank you for inviting me. As you said, I'm working in the UCL Institute of Neurology. There I'm working on the Parkinson disease. And currently, this current project is part of the ASAPE project, aligning sciences across Parkinson's, that involves Harvard University, University of Yale, University of Cambridge, and University College London. So we are trying to understand the reasons behind Parkinson's disease, because it is somehow related to the Alzheimer's disease, but not exactly, because in both cases we have accumulation of proteins, which is degenerating the neurons and causing these type of the diseases. And the cases in both diseases have been increasing day by day. Now we have the old population. So पार्किंसन डिजीज उनमें ज़्यादा होता है जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होती है, तो अल्जाइमर भी तकरीबन लेट एज में होता है। दोनों अर्ली ऑनसेट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बेसिकली पहले ज़्यादा जो फंडिंग अवेलेबल थी वो कैंसर रिसर्च में थी। अब दुनिया तब्दील हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो चुका कैंसर में। अब जो है वो न्यूरो डिजेनरेशन की तरफ आ रहे हैं लोग, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी बढ़ गए। और इस फील्ड में काम करना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं वो नहीं मिलते थे। और दूसरी फील्ड्स में आपको इजीली मिल जाएंगे, कैंसर में क्योंकि आपके पास सर्जरी के बाद सैंपल्स मौजूद होते हैं, लेकिन स्पेशली इन न्यूरो डिजेनरेशन सैंपल्स आपको उस टाइम पे पोस्टमार्टम सैंपल्स मिलते हैं, डेथ के बाद ही सैंपल्स मिलते हैं। तो लाइव सैंपल्स होते नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो IPSC सेल लाइन्स होते हैं उस पे काम करते हैं। तो well, as you said, I'm a bioinformatician, and let me introduce you the bioinformatics, what it is. Basically, bioinformatics is an interdisciplinary field that involves computer technology to store, retrieve, and process biological data. बायोलॉजिकल डेटा जो है वो सीक्वेंसिंग के फॉर्म में होती है। लाइक जैसे हम कहें कि वैसे होते तो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं और इनकी तादाद जो है वो 3 बिलियन बेस पेयर्स है, लेकिन हर इंसान में इनकी जो तरतीब है इन 4 न्यूक्लियोटाइड की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और उसी डिफरेंस की वजह से ज़ाहिर है जो डाइवर्सिटी है इंसानों के अंदर, हर इंसान में, हर इंसान अलग तरह से सोचता है, हर इंसान का दिमाग अलग है, हर इंसान के फीचर्स जिसे ट्रेट्स कहते हैं वो अलग है। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो ख्याल है वो ये है कि जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ये समझते हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये एक ही चीज़ के दो नाम है। क्या ये सच है? क्या फ़र्क है इन दोनों में, अगर कोई फ़र्क है तो? बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक डेटा साइंस की फील्ड है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का आपका बैकग्राउंड है और इवन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो आप बायोइन्फॉर्मेटिशियंस बन सकते हैं।
क्योंकि इसमें जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मीन्स कि आजकल पाइथन और आर का दौर चल रहा है। जावा बहुत पुरानी हो गई है, दिस नो लॉन्गर रिलेवेंट। इसके अलावा आपके पास स्टेटिस्टिकल मेथड्स, जिसे स्टेटिस्टिक्स कहें, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन आपके पास बायोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी के पास हैं तो वो बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन सकता है। यूरोप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो तभी दे विल ऑफर यू अ जॉब। अगर आपके पास ये 3 स्किल्स हैं तो वो आपको जॉब दे सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्योंकि एक इंजीनियरिंग फील्ड है, इसमें तो जाहिर है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ठीक कैसे किया जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, तो वो उससे रिलेटेड है। हालांकि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपेंडेंट है सीक्वेंसर्स के ऊपर, तो अगर वो भी खराब होते हैं किसी तरह से तो वो भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग फील्ड्स हैं। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का स्कोप उस टाइम पे स्टार्ट होता है जब आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो, और जो मैंने आपको कहा कि 3 तरह के स्किल्स हों, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। अच्छा, तो हम जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात पे क्लियर कर दें, जैसे कि इसमें ये नहीं है कि आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। ऑन टॉप ऑफ एनी डिग्री यू नीड टू हैव दीज 3 स्किल्स। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी अच्छा। बिल्कुल, मीन्स के डिग्री अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की भी है तो भी आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि एमबिल जो यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स लेबोरेटरी है, उनके यहाँ एक ईबीआई यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट है। उनका पर्पज ये है कि वो डिफरेंट फील्ड से लोग पिक करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियंस। वहाँ तो अगर आपकी बेसिक डिग्री फिजिक्स की भी है तब भी जो है वो आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है जिसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादातर बेसिकली फिजिक्स पे डिपेंड करते हैं, फिजिक्स के लॉज फॉलो करते हैं। और इसी तरह अगर कुछ लोगों का केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द बायोकेमिस्ट्री, वो भी बायोइन्फॉर्मेटिशियंस बन सकते हैं अगर वो ये जो मैंने आपको स्किल्स बताई वो सीख लें तो इजीली बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई स्टार्टअप का आइडिया हो। तो क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में की फील्ड को अगर वो ऑप्ट करते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एंटरप्रेन्योर बने और जल्दी बने? क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसमें ना सिर्फ जॉब की मार्केट है, लेकिन अपना काम शुरू करना, एंटरप्रेन्योर बनना, वो ज्यादा आसान लगता है उनको। या ऐसा परसेप्शन है, जरूरी नहीं है कोई हो, लेकिन ऐसा परसेप्शन है कि वो आसान है। क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है? देखिए जो यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो कंपनीज हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड या जेनेटिक टेस्टिंग कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर जॉब मार्केट बायोइन्फॉर्मेटिक्स का है ही उन्हीं कंपनीज में। और जाहिर है वो बेसिकली स्टार्टअप्स थे, जैसे 23andMe है, यूएस की कंपनी, वो बेसिकली एक स्टार्टअप था। तो उसके बाद जो है वो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो इसमें भी बिल्कुल बन सकते हैं, दे कैन स्टार्ट देयर ओन कंपनीज। और जॉब मार्केट पे बहुत अच्छा है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में सिक्वेंसर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और अगर कोई ये सारा बंदोबस्त कर ले और उसके पास जो लोगों का भी फ्लो हो जो टेस्ट कराना चाहते हो, मिसाल के तौर पे, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी जेनेटिक मार्कर्स हैं जो नॉन है, जिससे आप डिफरेंट कार्डियोवेस्कुलर डिजीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी को कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो अगर ये कोई कराची में भी या इस्लामाबाद में कोई ऑफर करे कि किन लोगों में ज्यादा चांसेस हैं कार्डियो अरेस्ट के, तो बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट शो करेंगे और टेस्ट कराना चाहेंगे, और नॉमिनल सी फी होगी। इसी तरह जो है वो ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन, वो भी आप पहले से मालूम कर सकते हैं, बहुत सारी जीन्स पहले से नॉन है, तो ये आप कर सकते हैं। देन दूसरे जो कैंसर्स हैं वो भी मालूम किए जा सकते हैं,
प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं कि किस आदमी को कैंसर होगा या नहीं होगा। जैसे कि एक TP53 प्रोटीन है, अगर उसके अंदर किसी इंसान को फ्रेम शिफ्ट डिलीशन है तो वो उसमें 90% चांसेस हैं कि कैंसर वो डेवलप जरूर करेगा। तो ये बेसिकली ये कंपनी स्टार्ट कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन एज आई सेड के सीक्वेंसर्स को कहा जाता है दीज आर द वाइट एलिफेंट्स। अगर आपके पास फ्लो नहीं है, लोगों का ज्यादा सैंपल साइज नहीं है, सैंपल साइज कम होगा तो क्योंकि उसकी एक्सेसरीज कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। आ, इसी तरह अगर हम बात करें कि जॉब मार्केट कितनी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड की, तो जब हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक नाउ, अराउंड 37 jobs are listed on LinkedIn, or more than 50 are on the Reed website. These are only in the UK. और हर साल तकरीबन 800 से ज्यादा जो है वो जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं, मेरे ख्याल में उससे भी कहीं ज्यादा। और इसका जो रेशो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये थाउजेंड्स में जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट इसमें आएगी, क्योंकि नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने भी काफ़ी जो बायोइन्फॉर्मेटिशियंस हैं उनकी हायरिंग स्टार्ट की है, क्योंकि जो पहले कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक्स के मेथड्स थे वो अब चेंज हो रहे हैं। अब जो है वो हम प्रिसिशन मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि जो कोई भी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो प्रिसाइसली बेसिकली लोगों को नहीं दी गई। तो अब क्योंकि ये बेसिकली फार्माकोजेनोमिक्स का दौर स्टार्ट होने वाला है, उसकी वजह से इन फील्ड्स का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा कैंसर में कीमोथेरेपी के दौरान डेथ्स होती हैं, ये शायद आप लोगों ने भी सुना हो कि वो ज़्यादातर होती है डोजेज प्रॉब्लम की वजह से। हर इंसान का जो जीनोम है वो अलग है, तो अगर एक ही डोज सब इंसानों को दिया जा रहा है कहीं पे भी, तो ये गलत है। और ये बहुत सारे ममालिक में, स्पेशली इन द यूके, ये हर इंसान के लिए अलग से डोज सेट की जाती है, और उसमें बायोइन्फॉर्मेटिशियंस का बहुत ज़्यादा काम है, रोल है, क्योंकि वो क्विकली सीक्वेंसिंग के बाद बेसिकली वो बताते हैं कि इन जीन्स में ये प्रॉब्लम है, तो इतना डोज देना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि बहुत बड़ी जॉब मार्केट है यूके में। आप जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जॉब पोस्टिंग्स आ रही हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की जो मार्केट है, अगर कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ, किसी फील्ड की तरफ जाना चाहता है, तो पाकिस्तान में जॉब मार्केट क्या है? कोई जॉब्स हैं इन स्टूडेंट्स के लिए जो टारगेट करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड को, या कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है? एक और दूसरा ये कि आपने जैसे कि कहा कि एनएचएस टेस्ट टेस्ट करने में मदद करी है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब तक सीक्वेंसिंग नहीं होगी तब तक ये टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इसी तरह के टेस्ट बहुत जल्दी आ सकते हैं? प्रिसिजन जो आप कह रहे हैं, प्रिसिजन मेडिसिन की, या एविडेंस बेस्ड जो हम कहते हैं, क्या हमारे पास ये बहुत जल्द कोई आने वाली है? या हमारे जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस सिनेरियो को कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर अभी तक चेंज नहीं हुआ है या अभी तक हम ऐसा चेंज लाने की पोजीशन में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम? जॉब मार्केट के अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर अंडर ग्रेड प्रोग्राम करवा रही हैं, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की। उसकी कुछ वजूहत है। एक तो ये वजह है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अभी सीक्वेंसिंग को एडॉप्ट नहीं किया, सवाए कुछ हॉस्पिटल्स के, बड़े हॉस्पिटल्स ने, जैसे दे आर प्रोबब्ली इन कराची वन ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑफरिंग टेस्ट फॉर द सीलियक डिजीज, जो बेसिकली ग्लूटेन एलर्जी होती है, उससे रिलेटेड डिजीज है, उससे वो एक टेस्ट ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह कुछ और टेस्ट भी ऑफर होने लगे हैं। जब ये ज़्यादा इस्तेमाल होगी, जब ज़्यादा सीक्वेंसिंग होगी, तो जाहिर है कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयड है
और उसके पास पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो वो ये कर सकते हैं कि दे कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन यूरोप, और फिर वहाँ से 1 साल का ही बेशक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कोई डिग्री कंप्लीट करके दे कैन स्टार्ट अ जॉब, और दे कैन गो फॉर द रिसर्च, क्योंकि इसमें रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्कोप है। वैसे भी आपने देखा होगा कि पहले जब इवन फिजिक्स के अंदर जो ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट बने, वो ज़्यादातर वो थे जो जिनका थ्योरेटिकल फिजिक्स का बैकग्राउंड था, क्योंकि और बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक तरह से थ्योरेटिकल साइंस है, क्योंकि हम यहाँ पे एक कंप्यूटर पे बैठ के वी आर डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट्स। जो वेट लैब साइंटिस्ट थे क्योंकि उनके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, दे फॉलो द प्रोटोकॉल्स, और उस हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन कौन सी जगह का जीनोम सीक्वेंस करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं टारगेटेड सीक्वेंसिंग, क्योंकि इफ यू आर गोइंग फॉर होल जीनोम सीक्वेंसिंग दैट वुड बी एक्सपेंसिव, दो द कॉस्ट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. Probably, I think now the cost for whole genome sequences is more than $500. It is expected that it may go down to $100. $100 अगर हो गई तो ये बहुत कम कॉस्ट है, और इजीली पाकिस्तान में भी इसका मतलब ये है कि अराउंड 20,000 कॉस्ट होगी होल जीनोम सीक्वेंसिंग की। लेकिन टारगेटेड सीक्वेंसिंग जो है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक डिजीज टेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई भी कैंसर है, तो उस केस में जो है आप सिर्फ एक पैनल ऑफ जीन्स होगा, उनको टेस्ट करेंगे, तो उसकी कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाएगी। इट शुड बी अराउंड 5 to 10,000। लेकिन एज आई सेड कि क्योंकि ये सीक्वेंसर्स मशीन्स और फिर बायोइन्फॉर्मेटिशियंस, ट्रेंड बायोइन्फॉर्मेटिशियंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हैं जाहिर है वो भी अपना किरदार, कुछ लैब्स हैं जो बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये इस्टेब्लिश हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है जो हमारे व्यूअर ने आपके लिए स्पेशली भेजा है, और वो चाह रहे थे कि आप इस पर कुछ बात करें। कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस एंड इट्स एप्लीकेशन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए, जो न्यूरो साइंस है उसका तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हम अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ जो होती हैं वो बढ़ रही हैं। तो जाहिर है कि फिर हम कन्वेंशनल तरीकों से तो बहुत मुश्किल है कि एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट डिज़ाइन करें, फिर वो वेट लैब के अंदर कि एक तो सैंपल मिलते नहीं है जो ब्रेन सैंपल्स हैं, और फिर हर तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। तो होता ये है कि ज़्यादातर काम कंप्यूटर्स पे अब होता है, बायोइन्फॉर्मेटिशियंस करते हैं इनिशियल एनालिसिस से लेके एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करने तक, कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस ब्रेन के रीजन में होना चाहिए। जैसे इसमें एएसडी के केस में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में, इसमें भी तकरीबन कोई 3-4 मेन ब्रेन रीजन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। अब देखें ना, ये क्योंकि कोई भी अगर एएसडी का बच्चा है तो उसका तो सैंपल टेस्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम उसका सैंपल नहीं ले सकते। तो मेनली जो डेटा अभी मौजूद है थोड़ा बहुत, वो ज़्यादातर पोस्टमार्टम पेशेंट्स का है, या जैसे मैंने कहा कि सेल लाइन्स का है। अब सेल लाइन्स के अंदर भी लिमिटेशन होती है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं करवा सकते। अ, तो ये अभी जो रिसर्च फील्ड है वो, क्योंकि हम पहले कैंसर्स में बहुत ज़्यादा फंडिंग हुआ करती थी रिसर्च में, अब न्यूरो साइंस में बहुत ज़्यादा फंडिंग है। यहाँ पे यूरोप के अंदर भी तकरीबन जितनी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन, तो यहाँ पे उनका फोकस भी जो है वो न्यूरो साइंस है अभी, कि इस फील्ड में प्रोग्रेस होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बाहर से हमारे कुछ दोस्त आते हैं आप जैसे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अक्सर वो कहते हैं कि मैं बायोटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर अ बायोटेक कंपनी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बायोटेक कंपनीज हैं, व्हेन विल दे मेक देयर मूव्स टू पाकिस्तान? हमारे पास ये कब आएंगे, और
ये लोकल हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पे कब तक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश कर लेंगे? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, उनका बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के अंदर। एक छोटी सी मिसाल ले लें आप, कि जो इंसुलिन है, जो नॉर्मली एक डायबिटिक पेशेंट को लगती है, वो भी बायोटेक कंपनी में बनती है। क्योंकि उसके जो वेक्टर्स होते हैं, जो बैक्टीरियल वेक्टर्स होते हैं, बेसिकली वो कॉपीज बनाते हैं, जिसे हम फोटोकॉपीज भी कहते हैं, और आम जबान में उसे आप क्लोनिंग कह सकते हैं। क्लोन इज बेसिकली द फोटोकॉपी। तो वो इंसुलिन की डिफरेंट कॉपीज बन रही होती हैं। तो इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोटीन्स हैं जो, जिन इंसानों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, ज़ाहिर है उनको प्रोटीन चाहिए। तो वो आप कैसे बना सकते हैं? वो इसी तरह बना सकते हैं कि आप बैक्टीरियल मशीन्स को, या जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं। और आप उसी मशीनरी को इस्तेमाल करके आप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैं नहीं जानता जिन्होंने ये सेटअप किया हो। हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इन प्रोटीन्स की पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड सीड्स भी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। उनके यहाँ यील्ड बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम है। पाकिस्तान इज अ बेसिक एग्रीकल्चर कंट्री। तो इसमें तो अगर बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज होंगी, बायोटेक कंपनीज होंगी, तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत ज़्यादा है। और वो और ज़्यादा सैलरी भी नहीं है इतनी जितनी बाहर के ममालिक में। तो इवन जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगी कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम आपके क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई है कि वो ये गाइडेंस चाह रहे हैं कि अगर हम रिसर्च करना चाहें तो डॉक्टर साहब से पूछें कि वो हमें बताएं कि किस तरह से अगर वो बाहर जाना चाहते हैं पीएचडी करना चाहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो क्या तरीका है कि वो मास्टर्स करें या पीएचडी करें, किस तरह से कौन सा तरीका है कि वो जल्द से जल्द पीएचडी या मास्टर्स के लिए आपके पास पहुंच सकें, यूसीएल जैसी किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, बड़े ग्रुप्स में, बड़े रिसर्च ग्रुप्स में एंटर हो सकते हैं? देखिए, स्पेशली यूके के अंदर हर यूनिवर्सिटी की हर फैकल्टी में अराउंड 5 स्कॉलरशिप्स होती हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। तो वो अप्लाई कर सकते हैं उनके थ्रू। इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोविजन होती है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंक्लूड करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो सिर्फ यूके नेशनल्स के लिए होती हैं। पहले यूरोपियन नेशनल्स के लिए भी हुआ करती थी, लेकिन अब यूके और नॉन यूके यूके के अंदर तो ये सिस्टम है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानीज और इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और दे विल बी लाइक द यूरोपियंस हेयर। तो डायरेक्टली प्रोफेसर्स को भी अप्रोच किया जा सकता है। जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जिनके पास ज़्यादा फंडिंग होती है, वो कभी भी किसी के लिए भी फंडिंग अरेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। यूके के अंदर ये ट्रेंड इतना कॉमन नहीं है, लेकिन यूएस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। यूएस में जो है वो, स्पेशली हमारी फील्ड के अंदर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, एक तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, कंपनीज बहुत बड़ी हैं। ड्रग डिज़ाइनिंग और वैक्सीन डिज़ाइन जो है, उसका काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे फाइजर जैसी कंपनीज हैं, और भी हैं, जैसे यूके के अंदर एस्ट्राजेनेका है। एस्ट्राजेनेका के अंदर एक बायो इन्फॉर्मेटिशियन की जो सैलरी है वो ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट डॉक है उसकी सैलरी से भी ज़्यादा है। तो जाहिर है कि वहाँ पे ड्रग डिज़ाइनिंग और ये जो हाईटेक रिसर्च है वो हो रही है, और वो किसी को भी हायर कर सकते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉरेनर्स, क्योंकि उनकी रैंकिंग भी लिंक्ड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। डॉक्टर साहब, बायोटेक कंपनीज पे हम थोड़ा सा एक और सवाल ये है कि पाकिस्तान में आपने कहा कि ऐसी कोई बड़ी बायोटेक कंपनी नहीं है,
लेकिन अगर कोई यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहे छोटे पैमाने पे ही सही, तो क्या कोई फॉरेन फंडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको वो देख सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे बायोटेक कंपनीज को सपोर्ट करेगी, या दे विल हैव टू फाइंड आउट अ पार्टनर इन द लोकल इंडस्ट्री? देखें, क्योंकि बायोटेक कंपनी एक प्योरली एक बिजनेस है, तो उस सूरत में ये हो सकता है कि यहाँ तो जो HEC हायर एजुकेशन कमीशन है वो कुछ फंड करे, या जो नेशनल इंक्यूबेटर्स हैं वहाँ पे कोई कंपनी जो है वो बनती है, और उनको वो ज़ाहिर है वो सिर्फ स्पेस प्रोवाइड करेंगे, और फिर क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी के लिए पूरा एक वेट लैब होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद ही ये कंपनी इस्टेब्लिश हो सकती है। बाहर की जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो ज़ाहिर है फंड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्योरली एक बिजनेस प्रोजेक्ट है। लेकिन जो बाहर की बैंक्स हैं शायद वो फंड करें, और जो इवन पाकिस्तान की के बैंक्स हैं वो भी फंड कर सकते हैं। यहाँ कोई इस्लामिक फंड हो, OIC की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंड कर सकती है इस तरह के प्रोजेक्ट को। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम क्विकली वाइंड अप कर लेते हैं अपनी टॉक को, क्योंकि आपने हमें बहुत टाइम दिया। आई नो कि आपकी अभी कोई मीटिंग होने वाली है अपने ग्रुप के साथ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे टाइमिंग्स की बहुत पाबंदी होती है। अगली दफ़ा हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि अभी हमने जेनेरिक रखा है उन लोगों के लिए जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अभी या तो नए सीख रहे हैं या वो इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं कि ये फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपकी बातों से जो हमने सीखा है और जो हमें समझ में आया है कि जो आने वाला वक्त है उसमें जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड पे, और ये हमारे जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ये इनको असिस्ट कर रहे होंगे दवाइयाँ देने में भी, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने में भी, बनाने में भी। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें काम ना किया जाए। आगे आने वाला वक्त तो यही लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा अ, इनके लिए फ़ीज़िबल है आज के स्टूडेंट्स के लिए कि उसको पढ़ें इस फ़ील्ड को और समझें। एट द सेम टाइम स्कॉलरशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं which they can exploit, which they can actually look for, और उनको अवार्ड ले सकते हैं, स्कॉलरशिप अवार्ड्स ले सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ देखना है। अनदर थिंग जो हमने सीखी कि एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, देखिए किसी चीज़ का नाम मौजूद होना शायद ये भी है कि रास्ता काफ़ी देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू डू समथिंग। तो आई थिंक अगर यहाँ पे कोई छोटे इन्वेस्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके भी कोई बायोटेक कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो इट विल एटलीस्ट इट विल वर्क, क्योंकि अभी बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल होना है। बेरोजगारी अपनी जगह पे है, क्योंकि हमने उसको सोच लिया है कि रिसर्च से रिलेटेड है, बट इफ वी लुक फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो शायद हमें इतने प्रॉब्लम ना हो, जॉब मार्केट के ऊपर हम डिपेंड ना करें। मेरा ख्याल है कि आप यही कहना चाह रहे थे, और अगर आपने कुछ ऐड करना है, बाकी तो ज़ाहिर है आपने टेक्निकल बातें की हैं, न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर, ऑटिज़्म और पार्किंसंस, ये तो आप और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो इंटरेस्ट जिनका है वही बता पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर, और अभी ये डिस्कशन चल रही है दुनिया के अंदर कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट रिड्यूस किया जाए, और मीट को भी वो लैब में ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, और इनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे अगर आप जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो स्पेशली जो
डेयरी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। और वो फिर क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस हों जो उन्हें कंट्रोल करे, ये चीज़ें यूरोप में अलाउड नहीं है, लेकिन यूएस के अंदर ये अलाउड है, ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन और डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंडस्ट्री के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर एक डीप माइंड कंपनी है, विच इज़ अ प्योर बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनी। लेकिन उन्होंने अभी चंद दिन पहले गूगल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, कोई $1 मिलियन का, रिसर्च के हवाले से। मेन पर्पस ये होता है उनका कि वो डिफरेंट टूल्स डेवलप करें, और फिर जाहिर है उनको जो यूजर साइड हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेस के लोग हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अभी भी सही तरह से प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने रिसेंटली एक अल्फा फोल्ड के नाम से एक टूल डेवलप किया है, जिससे वो अल्फा हेलिसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और लेकिन वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते अभी भी। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्पेस है कि जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो आएँ। और डीप माइंड एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है अभी। उसकी वर्थ तो पहले ही $1 मिलियन में थी, लेकिन ये क्विकली और ज़्यादा ग्रो कर रही है। जी, शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब। हमने थोड़ा सा अपने टाइम को एक्सीड भी कर लिया है, हमने आधे घंटे का आपसे टाइम मांगा था। बहुत शुक्रिया। हम आपको दोबारा भी जहमत देते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि हम अगली दफ़ा किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर आपके साथ बात करें। आज का तो सेशन हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स को समझने के लिए रखा था कि है क्या और इसके अंदर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके हमें देखने के लिए भी, व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, और साहब का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम ये टेक टॉक्स जारी रखेंगे हर फील्ड के अंदर। डिफरेंट हम कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स लेकर आएंगे, उसमें रिसर्चर्स भी लाएंगे, प्रैक्टिशनर्स भी लाएंगे। और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर ये बेल आइकॉन को अगर आप प्रेस कर दें तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि कितनी कौन कौन सी वीडियोस हम अपलोड करें और किस तरह का कंटेंट हम शेयर करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। वेलकम डॉक्टर साहबा, वेलकम। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी आप सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं पाकिस्तानी इसको, स्पेशली क्योंकि साइंस को प्रमोट करना चाहिए हमारे ममालिक के अंदर। और जब तक साइंस प्रमोट नहीं होगी तो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े नाम पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि अब पुराना ज़माना नहीं है कि जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री है वो आगे बढ़े। तो अब साइंटिफिक बेस्ड जो रिसर्च है, साइंटिफिक बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वही आगे बढ़ेंगी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो नेक्स्ट हमारी टेक टॉक 2 एपिसोड 2 भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज फ्रॉम द प्रोफेसर्स वर्ल्ड।